भारत के उत्तर में नेपाल सुलग रहा है, पूर्वी बॉर्डर पर ढाका जल रहा है, वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान से जंग कभी भी छिड़ सकती है। इंडिया के दुश्मन हर तरफ एक्टिव हो चुके हैं और इन सब का आका एक ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटाई खाने के बाद पाकिस्तान खौफजदा है। मुनीर के पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो सीधे युद्ध के मैदान में आ सके, इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक भारत के खिलाफ कौन कौन सी साजिश चल रही है, ढाका को सुलगाने वाला कौन है, ढाका की सड़क पर जमात की पावर दिखाने वाला कौन है, नेपाल में नए पावर सेंटर की फील्डिंग सेट करने वाला कौन है और भारत हर फ्रंट पर कैसे इनसे निपटने वाला है, सब कुछ जानिए समझिए इस रिपोर्ट से। जंग जंग जंग, पाकिस्तान में जंग का खौफ क्यों है? We try to establish this Islamic law, and our mission and vision, this is our ultimate goal. बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की टोली क्यों खौफजदा है? नेपाल की सड़कें अचानक से क्यों सुलगने लगी हैं? हिंदुस्तान के पूर्व, उत्तर और पश्चिम में सिचुएशन बहुत पैनिक है। दुश्मनों की टोली एक्टिव हो चुकी है। भारत में पूर्वी बॉर्डर पर बांग्लादेश में मुनीर की टोली ने डेरा डाल दिया है। ढाका में हालात तेजी से बदल रहे हैं। उत्तर में नेपाल हिंसा की आग में धधक रहा है। हालात कभी भी और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और पश्चिम में पाकिस्तान एक जंग हारने के बाद दूसरी जंग की तैयारी में जुट चुका है। आगे क्या होने वाला है? जंग कैसी होगी? पाकिस्तान से किस किस मोर्चे पर लड़ाई होगी? कितने दुश्मनों से इंडिया को एक साथ निपटना होगा? यह समझने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी का यह बयान सुनिए। हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की फौज अब तक छोटे बड़े 20 युद्धाभ्यास कर चुकी है। लेटेस्ट वॉर एक्सरसाइज हरिद्वार में चल रही है। मल्टी डोमेन वॉर एक्सरसाइज का मतलब है इस बार लड़ाई आर पार की होगी। इस बार लड़ाई नतीजे तक पहुंचानी ही होगी। इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना भी होगा और आतंकी मुल्क की दुर्गति दुनिया को दिखानी भी होगी। इसके पीछे वजह खुद पाकिस्तान है। कैसे? देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर के पाले आतंकी हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रहे हैं। हमले के लिए वाया बांग्लादेश स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। यह बात अब छिपी नहीं है। सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। लाल किला ब्लास्ट की स्क्रिप्ट एलओसी के पार लिखी गई थी। उमर मुजम्मिल को ऑर्डर भले ही तुर्की से मिल रहा था, लेकिन इस ऑर्डर के पीछे असली हैंडलर पाकिस्तानी था। ये बातें भी खोलकर सामने आ चुकी हैं। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा। पाकिस्तान इंडिया के दुश्मनों को पाल रहा है। मुनीर इन आतंकियों को पोषण दे रहा है। इसलिए आतंक की फैक्ट्री पर इंडिया कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान में इस वक्त यही खौफ सबसे ज्यादा चल रहा है।
पाकिस्तान की तरफ से मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज को भी एक्टिव कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज के ऊपर जो फजाई हदूद है उसको भी हर तरह की जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक नेवीआर भी जारी किया गया है जिसको नोटिस फॉर मैरीन्स यानी नेवी की तरफ से जो जारी किया जाता है वो भी किया गया है। और इसके तहत उड़माड़ा की समुद्री हदूद में गहरे समंदर में पाकिस्तान नेवी लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेगी और ये लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो हैं ये 28 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान की तरफ से ये जो हालिया इकदामात सामने आए हैं उसकी एक वजह तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले की मुसलसल धमकियां हैं और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायरिंग के तबादले के वाकयात हैं इसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का माहौल है या भारत की जानब से जो मुख्तलिफ बयानात पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं वो एक जानब इंतहाई तशवीशनाक तो हैं ही, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर से भारतीय ज़राए एक बड़ी डेवलपमेंट जो है इसका दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल से अब भारतीय ज़राए जो है सबसे पहले उन्होंने ये दावा किया कि जो उरी सेक्टर है जम्मू कश्मीर वहां पर जी सो कॉल्ड मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट थी पाकिस्तान वाली साइड से वो देखी गई। तो बला बला इस पर जो भारतीय ज़राए हैं या भारतीय मीडिया मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाता हुआ नजर आया। नाज़रीन इकराम, तशवीशनाक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों का तोड़ निकालने के लिए भारत ने इंतहाई कदम उठा लिया है और ये इंतहाई कदम पाकिस्तान के लिए भी आई ओपनर है। इस्लामाबाद और पिंडी में सर जोड़ लिए गए हैं कि इसका सद्देबाब और इसका तदारुक कैसे किया जाए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपको हर मरतबा कुछ न कुछ नया करना पड़ता है। जो स्ट्रैटेजी और जो तरीक़ा आपने पिछली मरतबा अपनाया, जो आपका तरीक़ाकार लास्ट टाइम था, वो तो दुश्मन को अब पता चल चुका है। तो अब अगली दफ़ा आपने सरप्राइज़ एलिमेंट जो है वो भी ज़िंदा रखना है और कोई नई स्ट्रैटेजी लगानी है। इंडिया ने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट नेविगेशन को जैम करने वाले जैमर्स और स्पूफिंग होती है, जैसे अभी GPS के सिग्नल्स की स्पूफिंग कि आप उसका रास्ता ही चेंज कर देते हैं, उसे समझ ही नहीं लगती, जो पाथ है वो तब्दील हो जाता है। और कहते हैं कि हमने इसे स्ट्रेटेजिक साइट्स और मेजर मेट्रोज जो हैं, बड़े शहर जो हैं, मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वहाँ पर और जो स्ट्रेटेजिक इंडिया की साइट्स हैं उनके ऊपर हमने बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू कर दी हुई है। किस चीज़ की? सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स की और सैटेलाइट नेविगेशन स्पूफर्स की। अब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स जो हैं उन्हें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और उसके ख़तरात के पेश नज़र हमने ये किया है। और पाकिस्तान चूँकि सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है तो अब भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज जो है वो मिलेगा जो कि जंग के अंदर डिसाइसिव होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान की सेना को हथियार खरीदने के लिए शहबाज सरकार 50 अरब का सप्लीमेंट्री बजट दे चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर कर रहा है। पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी, KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीद रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की चर्चाएं भी जोर शोर से चल रही हैं। पाकिस्तान जिसको हर वक्त एक हमसाये में मौजूद दुश्मन का एहसास रहता है, पाकिस्तान जो डसा हुआ है, दंगा हुआ है एक ऐसे दुश्मन का जिसने उसका आधे मुल्क का हिस्सा अलहदा कर दिया था। पाकिस्तान जिसको अपने से कई गुना बड़े मुल्क, बड़ी मिलिट्री का हर वक्त अंदेशा, खतरा रहता है, जिसके साथ वो 4 जंगें लड़ चुका है और मई की रिसेंटली जंग कहें, मुठभेड़ कहें, 4 रोजा जंग भी पाकिस्तान के लिए कई अलार्मिंग पॉइंट्स लाती है। पाकिस्तान को अपनी डिफेंस डेटरेंस को कायम रखना है। डिफेंस डेटरेंस क्या होती है इसको समझने की जरूरत है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, पाकिस्तान को क्यों चाहिए जी? और पाकिस्तान इन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का क्या करेगा? और फिर इस सेंस में थोड़ा सा डराया जाता है, यूरोप को डराया जाता है, अमेरिका को डराया जाता है, उसके अलाइड्स को डराया जाता है कि पाकिस्तान कहीं ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है उन पर हमले के लिए तो नहीं बना रहा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहा है तो इंडिया को भी यही हक है, हासिल है कि वो बना ले। पाकिस्तान इसलिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल समेत अपनी तमाम तर डिफेंस डेटरेंस की तैयारियां रखता है, क्योंकि डेटरेंस वो वर्ड है, अगर आपके पास डेटरेंस मौजूद है तो आप पर दुश्मन हमला नहीं करेगा।
जिस वक्त आपके दुश्मन को यह डर खत्म हो गया कि वो अगर आप पर हमला करे और जवाब में आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक ऐसी दलील है जो आपके दुश्मन को सोए हुए भी दावत देती है कि वो आप पे हमला कर दे, बगैर कुछ किए हुए हमला कर दे। मुनीर की यह तैयारी इंडिया के हिसाब से है, लेकिन उसकी नींद तो अफगानिस्तान ने ही उड़ाई है। बिना किसी फाइटर जेट और मिसाइल के रोजाना तालिबान उसे घर में घुसकर मार रहा है। भारत की बार बार पब्लिक को भारत से डराने का क्या मतलब है? भारत को से डराने के बजाय मेरे ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक को अफगानिस्तान से डराए, इसलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप बहुत जल्द अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये कि हर तरह का ट्रेड बंद कर चुका है, मगर उसी के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जा रहे पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, जो यहाँ पर आके फटफुट भी सकते हैं। हमारा तो ख्याल था कि भाई हमारा दुश्मन तो भारत है, और हमें तो यही बताया गया था कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं और हमने तो उनकी हुकूमत बनाई है। लेकिन कैसी हुकूमत बनाई है कि वो सुबह शाम हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। मुनीर सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर जहर की खेती कर रहा है। बांग्लादेश के रास्ते भी वो भारत को ट्रू फ्रंट वॉर में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज साफ साफ पिछले कई महीनों से दिख रही है। पाकिस्तान से जैश और लश्कर की टोली बांग्लादेश पहुंच चुकी है। पिछले 6 महीने में सैकड़ों आतंकी ढाका विजिट कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मुनीर का डिप्टी साहिर शमशाद मिर्जा ढाका जा चुका है, बांग्लादेश में मीटिंग कर चुका है। पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ढाका में सैन्य अफसरों से मीटिंग कर चुका है। अगस्त महीने में ही इशाकदार मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग करके आ चुका है। 2 सप्ताह पहले ही मुनीर अपना वॉरशिप बांग्लादेश भेज चुका है। मुनीर इंडिया के खिलाफ टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और इसका असर भी दिख रहा है। बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। ढाका में शेख हसीना को सजाए मौत के बाद कट्टरपंथियों की टोली ने तांडव मचाया। एंटी इंडिया माहौल बनाया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ढाका में आग लगा दी गई, कैसे रात भर बम, गोला, लाठी चले, और इसके बाद कट्टरपंथी पूरी तरह खुलकर सड़क पर आ गए हैं। ढाका की सड़कों पर एंटी हसीना और एंटी इंडिया माहौल बनाने के लिए यूनुस की चहेती पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। शेख हसीना के लिए फांसी की डिमांड हो रही है। इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया माहौल तैयार किया जा रहा है। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ, और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये एनसीपी का प्रदर्शन है। आज शेख हसीना के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अवामी लीग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरा जो ढाका का ट्रैफिक है, देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से लोगों से सड़कें भरी हुई है। ट्रैफिक रोक दिया गया है और तमाम जो यूथ है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। क्यों प्रदर्शन हो रहा है ये प्रोटेस्ट जब शेख हसीना यहाँ है नहीं? वो है नहीं तो क्या हुआ, वो बाहर से हम लोगों के ऊपर हमला कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसलिए उसको फांसी के लिए हम लोग मतमेनामा उसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए शेख हसीना को। ये तमाम मैं देख रहा हूँ कि यूथ है आप लोग, और कहाँ मतलब कब तक इस तरह से प्रदर्शन होगा? क्योंकि जब तक उसको फांसी नहीं होगा हम रास्ते पे रहेगा। क्या डिमांड आप लोगों की है? क्या चाहते हैं आप शेख हसीना को? देखिए शेख हसीना तो फैसिस्ट है और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में उनका राय दे दिया, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया उनको हमारे देश में दे दीजिए और इसका राय जो है वो हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। इफ्तिखार भाई आप बताएं कि क्या डिमांड आप लोगों की है, क्यों प्रोटेस्ट? हमारा डिमांड ये है और शेख हसीना जो इंडिया में बैठा रहे उसको फांसी चाहिए हम लोग, और फ्री फेयर इलेक्शन चाहिए। सड़क पर सिर्फ एनसीपी नहीं उतरी है, आतंकियों की चहेती पार्टी जमाते इस्लामी भी सड़कों पर जोर जोर से नारे लगा रही है। खूब माहौल बनाया जा रहा है। जो नेता है वो वरिष्ठ नेता है, वो बीएमपी से है। उसने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई हम जो पूजा करते हैं हम शैतान का पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को हम मूर्ति पूजा करते हैं, इसको शैतान का पूजा के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पलटन पूरी तरह से हावी हो चुकी है। हिंदुओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और ये सब चुनाव से पहले हो रहा है। इसके पीछे मकसद एक ही है, कैसे भी हिंदुओं को डराकर वोट डालने से रोका जाए। और सिचुएशन ऐसी ही लग रही है।
बांग्लादेश का हिंदू अब सड़कों पर निकलने से डर रहा है। बांग्लादेश का हिंदू वोट डालने से डर रहा है। बांग्लादेशी हिंदू शेख हसीना का नाम लेने से भी डर रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मुखिया मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। उनका टारगेट किसी भी तरह भारत को नुकसान पहुंचाना है, किसी भी तरह बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान की तर्ज पर खड़ा करना है। बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने विकल्प क्या बचा है? कौन पार्टी ऐसी है जो आपकी हमदर्द है? मेरे हिसाब से अभी बांग्लादेश से हिंदू लोग को कोई विकल्प कुछ नहीं है। कुछ नहीं है विकल्प, बचने वाला कुछ नहीं है। अभी अपना दम पर ये लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों पॉलिटिकल कोई विकल्प आपके पास नहीं बचा है? क्यों अभी जो लोग पॉलिटिकल पार्टी है ये लोग सब कुछ भी हिंदुज्म के अगेंस्ट में ये लोग बात कर रहा था। ये लोग का एटीट्यूड, ये लोग का जो संस्कृति है, ये लोग का जो कल्चर है, ये सब कल्चर सब हमारे हिंदुज्म के अगेंस्ट में जाता है। सिचुएशन सिर्फ भारत के पूर्व और पश्चिम में पैनिक नहीं है। इंडिया के नॉर्थ में नेपाल भी पूरी तरह पॉलिटिकली अनस्टेबल है। हालात यहां भी तेजी से बदल रहे हैं। ये नेपाल के सिमार एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। जिस गेट पर लोगों ने हल्ला बोला है वो कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं, सिमरा एयरपोर्ट का मेन गेट है। सिमरा एयरपोर्ट का गेट क्यों तोड़ा गया? जेन जी की भीड़ ने अचानक आग क्यों लगा दी? नेपाल में सिचुएशन तेजी से क्यों बदल रही है, ये समझने के लिए 19 नवंबर की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ओली की पार्टी के नेता सिमरा में एक कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ विरोध के लिए जमा हो गई। ओली की पार्टी यूएमएल के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों की पिटाई कर दी और इसके बाद सिमरा में दंगा भड़क गया। भीड़ ने पुलिस पर लाठी डंडों, पत्थरों की बारिश की, टायर फेंके गए। बेबस पुलिस प्रोटेक्शन शील्ड के पीछे छिप गए। भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आगे आगे पुलिस वाले भागते रहे, पीछे दौड़ती भीड़ पत्थर बरसाती रही। पुलिस की टोली जहां दिखी वहीं पत्थर बरसाए गए, घेर घेर कर मारा गया। भीड़ पुलिस को बार बार पीटती रही, दौड़ा दौड़ा कर मारती रही। पुलिस की चौकियों को आग लगाकर खिलौने की तरह सड़क पर घसीटती रही। नेपाल में हिंसा का पैटर्न वही था जो 17 नवंबर की रात ढाका में दिखा था और इसके पीछे वही लोग थे जिन्होंने 2 महीने पहले नेपाल में ओली सरकार गिराई थी। ये भीड़ तभी शांत हुई जब नेपाल में जेन जी क्रांति के पीछे छिपा चेहरा सुदाम गुरुंग पहुंच गया। यूएमएल नेताओं पर एक्शन का प्रेशर बनाया गया। हामी नेपाल संस्था के संस्थापक सुदाम गुरुंग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए जैन जी के साथ अभी मीटिंग के लिए गए हैं। ये जिला प्रशासन कार्यालय है कलैया का और यहाँ पर सुदाम गुरुंग पहुंचे हुए हैं। सुदाम गुरुंग वो नाम है जो जैन जी मूवमेंट के दौरान जिनकी काफी चर्चा हुई थी और देखिए ये एक डेलीगेशन जो है वो सुदाम गुरुंग के नेतृत्व में जैन जी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कलैया में जा रहा है। कल भी वार्ता हुई थी, वो वार्ता सकारात्मक रही है और जो मांग थी मोटे तौर पर उसमें ये कहा गया था कि जो लोग भी हमले में शामिल हैं, जैन जी के कार्यकर्ताओं पर बुधवार को जो हिंसा हुई, हमला हुआ, उसमें जो लोग भी शामिल रहे उनको गिरफ्तार किया जाए और इसी को मांग को लेकर जैन जी जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। मार्च 2026 के अंदर नेपाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जेन जी पूरी तरह से ओली की पार्टी के विरोध में उतर चुकी है। किसी भी तरह पावर और सिस्टम अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, ठीक उसी पैटर्न पर जो बांग्लादेश में नाहिद हसन की पार्टी एनसीपी अपना रही है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं नेपाल में? अब किस तरह की सरकार हो? जो विकल्प आपके पास हैं राजनीतिक दलों के, उनमें से कौन आपको सबसे बेहतर लग रहा है? देखिए, अभी हम लोग बार बार कभी माओवादी को, कभी कांग्रेस को, कभी एमएलए को जिताए हैं, बिलीव में कि हम लोग के लिए काम करे, युवा के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, लेकिन उन लोग से नहीं हो रहा है। सबको पता है करप्शन में हम लोग किधर हैं, डेवलपमेंट में हम लोग किधर हैं। प्रॉब्लम है ना, हम लोग बहुत किए, जितना हुआ उतना हम लोग प्रेशर से हैं। विदेश लोग जा रहा है, देश में एक भी युवा नहीं है। अब सब हम लोग हार के थक के आंदोलन में आए ना।
राजनीतिक दलों की बात करें तो एक ओली की पार्टी है, प्रचंड हैं, सुशीला हैं, काठमांडू के जो एक मेयर हैं बालेन शाह हैं, अभी सुदन गुरुंग हैं। तो आप में किन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा लग रहा है और किस पर नहीं है? देखिए, जो अभी का पीएम है ना, सुशीला कार्य को चुनाव कराने के लिए है, वो सरकार में नहीं आएगी अब। उसके बाद अब आपको बालेन साहब बोले, वो अभी नहीं लेंगे नेतृत्व, वो बोल दिए हैं, उनका पद का कोई लोभ नहीं है। इसलिए अब जो नया फेस है, लाइक कुलमान सिंह, जो भी है, जो नया फेस है, कोई यहाँ समाज सेवी लोग, उसमें से ही कुछ को हम लोग करके, मतलब हम लोग पूरा प्रयास होगा कुछ नया फेस लें, देश के लिए करें, देश के विकास हो और कुछ नहीं चाहिए। देश में आपको लगता है कि अब ओली के लिए एंट्री बहुत मुश्किल है? मधेसी नहीं, पूरा नेपाल के लिए एंट्री अब मुश्किल है। नॉट ओनली मधेश, जितना 7 को प्रदेश हम लोग का, कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा उनको। हाँ, इसीलिए वो लोग चाहते हैं चुनाव नहीं हो, हम लोग चाहते हैं चुनाव हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार तिवारी। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि मधेश का इलाका या और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर ओली या दूसरे दल में अब किसी के लिए फिर से पनपना बहुत मुश्किल है? जी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जितना युवा लोग को मार दिया है ना, वो सबसे बड़का गलती किया है। उसी गलती की वजह से अब ओली भी अब धीरे धीरे साइड लग जाएगा, उसके बाद उसका पार्टी भी धीरे धीरे खत्म। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान सुलग रहा है, पूर्व में बांग्लादेश जल रहा है, उत्तर में नेपाल धधक रहा है। सिचुएशन कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन इंडिया ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इंडियन आर्मी पूरी तरह से रेडी है, एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। मुनीर की कब्र किसी भी वक्त खोदी जा सकती है। यूनुस को कभी भी बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ सकता है।